Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. जैसा कि आपको मालूम, हमने पढ़ना शुरू किया है किंगडम मोनेरा। आज हमने किंगडम मोनेरा पे जिस टॉपिक पे फोकस करना है उसे कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के नाम से लिखा गया। यानी आज हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से बात कीजिए, आपके मन में आएगा क्यों हमने कंट्रोल करना है। प्यारे बच्चों, इन बैक्टीरिया के जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वहाँ पर इनकी वजह से कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड होती है और ये बेतहाशा ऐसे जो पैथोजेंस हैं, तो लाजिम है इन बैक्टीरिया को क्या करें, हम कंट्रोल करें। और कंट्रोल के हवाले से बात कीजिए तो 2 मेथड्स पे बात करेंगे। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल मेथड। इसमें हम किसी फिजिकल एजेंट को इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल मेथड। और दूसरा हम बात करेंगे किस पे, केमिकल मेथड पे, और इसमें किसी केमिकल को यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करें फिजिकल मेथड पे। और फिजिकल मेथड के हवाले से बात कीजिए तो जो फिजिकल एजेंट्स इनके अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन से हैं। आपकी बुक ने 5 एजेंट्स के हवाले से जिक्र किया। आइए धीरे धीरे उन सब पे बात करें। एक तो आपको मिलेगी हीट, और हीट के हवाले से बात की जाए तो ये 2 फॉर्म में इस्तेमाल हो सकती है। प्यारे बच्चों, एक को तो हम लोग बोलते हैं क्या, मॉइस्ट हीट है। इसके बाद फिर बात करेंगे किसकी, ड्राई हीट। ड्राई हीट के बाद फिर हमने बात करनी है रेडिएशंस की। रेडिएशन के बाद फिर हम गैस की बात कर लेंगे कि कुछ गैसेस भी हैं जिनको हम यूज़ कर रहे। फिर इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे फिल्ट्रेशन का। और याद रखिए, ये फिजिकल मेथड से जो आप बैक्टीरिया को किल करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को और सरफेस को लाइफ फ्री कर देंगे, उस सारे प्रोसेसेस को मिलाकर बोलिए तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है, हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम एनी सरफेस फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज स्टेरिलाइजेशन। यानी किसी भी जगह को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइफ फ्री कर देना। और इसके लिए हम जो भी कोई फिजिकल एजेंट को इस्तेमाल भी करेंगे इसे स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। यानी मेकिंग एनी सरफेस लाइफ फ्री by using physical method, by using any agent of physical method is known as sterilization। यानी सिंपल बात इतनी सी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सरफेस को लाइफ फ्री कर देना, वहाँ कोई बैक्टीरिया ना रहे, कोई स्पोर ना रहे, किसी किस्म की कोई भी लाइफ ना रहे, तो इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले मॉइस्ट हीट के हवाले से बात कीजिए। मॉइस्ट हीट का क्या फंक्शन है, याद रखिए, इसकी वजह से कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन होती है। और बैक्टीरियल प्रोटीन्स की अगर कोएगुलेशन हो जाए तो फिर तो सारे फंक्शंस स्टॉप हो जाएंगे। फंक्शनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल वो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि उनकी वजह से बेताशा फंक्शंस होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात कीजिए, वहाँ पर जो मटेरियल की रेगुलेशन है, वहाँ पर आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और प्रोटीन कोएगुलेशन हो जाए, प्रोटीन डी नेचर हो जाए, वो सारे फंक्शंस स्टॉप हो जाएंगे, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। फिर ऐसे ही ड्राई हीट के हवाले से बात कीजिए तो ये प्यारे बच्चों बेसिकली बर्निंग प्रोसेस है। यानी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ड्राई हीट पे आग के ऊपर प्लेस कर दीजिए
तो उसकी वजह से जो भी कोई लाइव फॉर्म है वो बर्न हो जाएगी, ऑक्सीडेशन बोल दीजिए या बर्निंग बोल दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट लाइव फ्री हो जाएगा। फिर रेडिएशन के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं बिलो 300 नैनोमीटर वेवलेंथ कंटेनिंग वेव्स, ये इंपॉर्टेंट होती हैं स्टेरलाइजेशन के लिए। इन रेडिएशंस के हवाले से बात कीजिए तो बेसिकली ये डीएनए को जाकर डैमेज करेंगी, और फिर ऐसा भी लिखा गया कि ये डीएनए के अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगी। अगर डीएनए डैमेज हो गया तो लाइफ ऑफ बैक्टीरिया इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए, तो डीएनए ख़त्म हो गया तो लाइफ कंट्रोल में नहीं रहेगी, मेंटेन नहीं रहेगी, डेथ हो जाएगी। अब गैस के हवाले से बात की जाए, कुछ ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर वो प्लास्टिक के हैं तो प्यारे बच्चों रेडिएशंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मॉइस्ट हीट ड्राई हीट को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होगा, तो फिर हम लोग गैस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इथिलीन ऑक्साइड है, या इसी तरह से ओजोन के हवाले से बात होती है, ये भी जाकर बेसिकली डीएनए को क्या करती हैं, ये गैसेस डीएनए को डैमेज कर देंगी। फिर कुछ प्रोटीन्स के अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती हैं, उनकी वजह से भी क्या होगा, फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। फिर डीएनए की वजह से वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करना है वो भी नहीं हो पाएगा, डेथ हो जाएगी। अब फिल्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे। प्यारे बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हीट सेंसिटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बोतल थी और उसके अंदर एंटी सीरम था। अब एंटी सीरम क्या होता है, कोई प्रोटीन थी। फॉर एग्जांपल एंटी सीरम को पहले समझ लीजिए, आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, हम कहते हैं ब्लड में से प्रोटीन पार्ट को रिमूव कर दीजिए, रिमेनिंग पार्ट को प्लाज्मा कहते। प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को निकाल दीजिए, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग सीरम कहते। सीरम में आप अपनी मनपसंद एंटीबॉडीज भर दीजिए, उसे एंटी सीरम कहते। तो आपके पास एंटी सीरम मौजूद था लेकिन अब उसमें बैक्टीरिया आ गए, अब उनका क्या करें साहब। अगर इनमें से किसी भी मेथड को इस्तेमाल करेंगे हो सकता है बैक्टीरिया की डेथ हो जाए, लेकिन साथ में आपकी जो एंटी सीरम है, जो प्रोटीन है, ये भी तो डैमेज हो जाएगी। अब क्या करें, फिर जो फिज़िकल मेथड में इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे और प्यारे बच्चों फिर फ़िल्टर कर लेंगे और उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे कौन, बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया को आपकी चाहत है मार दीजिए या छोड़ दें, लेकिन आपने उस एंटी सीरम को लाइव फ्री कर दिया। तो ये जो सारे फिज़िकल मेथड्स हैं इनको आप इस्तेमाल कीजिए, किसी ऑब्जेक्ट को, सरफेस को लाइव फ्री कर दीजिए, इसे स्टेरलाइजेशन कहते। अब दूसरा मेथड, उसे केमिकल मेथड कहते हैं। केमिकल मेथड के हवाले से बात करेंगे। इसमें हम किसी केमिकल को यूज़ करते, और केमिकल मेथड में जिन केमिकल्स को हम यूज़ करेंगे मेनली वो 3 हैं। एक को प्यारे बच्चों हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, हम कहते हैं केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया ऑन नॉन लिविंग सरफेस इज नॉन एज डिसइंफेक्टेंट। फिर कुछ केमिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया ऑन लिविंग सरफेस, उन्हें एंटीसेप्टिक्स कहते। फिर होते कुछ, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते। केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एंटीबायोटिक्स। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया ऑन नॉन लिविंग सरफेस डिसइंफेक्टेंट बोलते। केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया ऑन लिविंग सरफेस एंटीसेप्टिक्स कहते। केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते। डिसइंफेक्टेंट्स की बात कीजिए, इसमें आपको
फिनोल्स मिलती हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, पोटाशियम पर मैग्नेट है, यानी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको मिलते हैं। और प्यारे बच्चों हेलोजेंस भी इसी के अंदर शामिल। फिर अल्कोहल की बात होती है। आपने हॉस्पिटल में अगर देखा हो, वो जो सफाई कर रहे होते हैं वहाँ से एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो डिसइंफेक्टेंट ही तो हैं कि केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स ऑन नॉन लिविंग सरफेस, डिसइंफेक्टेंट कहते। एंटीसेप्टिक्स के हवाले से बात कीजिए तो आजकल कोविड-19 की वजह से अपने हाथों को जर्म्स फ्री करने की खातिर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स ऑन लिविंग सरफेस, उन्हें क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक्स। बेसिकली इसमें अल्कोहल होती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इस तरह से। फिर एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और प्यारे बच्चों सल्फोनामाइड की बात होती है, पेनिसिलिन की बात होती है, टेट्रासाइक्लिन की बात होती है। अब एंटीबायोटिक्स को जो यूज़ कर रहे होते हैं इनके फर्दर 2 इफ़ेक्ट्स हैं, बताइए क्या। एक होता है माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट, एन इफेक्ट दैट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट यानी ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को जाकर मारती तो नहीं है लेकिन रिप्रोड्यूस भी नहीं करने देंगी। फिर एक होता है माइक्रोबिसिडल इफेक्ट, ये ऐसा इफेक्ट है जो माइक्रोब्स को इमीडिएटली किल कर देगा, माइक्रोबिसिडल इफेक्ट होता है। और आप बताइए ये जो एंटीबायोटिक्स किसी प्रोसेस को स्टॉप कर रही हैं तो ये किसकी वजह से, ये आपने इनहिबिटर के अंदर पढ़ा था। बेसिकली ये एंजाइम्स के इनहिबिटर हैं, या तो ये उन एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगे जो सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहे, या उन एंजाइम्स को जो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहे, या उन एंजाइम्स को जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, या उन एंजाइम्स को जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। आप देखिए अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही तो बैक्टीरिया की किलिंग तो नहीं होगी लेकिन बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो पाएगी। ये जो 2 मेथड्स आपने पढ़ लिए, अब आइए एक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के हवाले से है। अगर आपने फूड को प्रिजर्व करना है तो बेसिकली आपने इन माइक्रोब्स की, इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है ताकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ना करें और फूड की स्पॉइलेज ना हो। एक प्यारे बच्चों जो मेथड इसमें इस्तेमाल होता है वो बेसिकली है क्या, पास्चराइजेशन है। ये मेथड चूंकि पास्चर साहब ने दिया था इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में बेसिकली हम हाई टेम्परेचर को यूज़ करेंगे और बैक्टीरिया को किल कर देंगे। या प्यारे बच्चों ये देख लीजिए इसमें एक मेथड है उसे बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन। उसमें क्या होता है, हम 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैक्टीरिया को रखेंगे और आपको मालूम कितनी देर के लिए, हम कहते सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए, और फिर फौरी तौर पर इसको कूलिंग की तरफ लेकर आएंगे, चिल कर देंगे। इस हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी। रैपिड चिल करने की वजह से क्या होगा कि एनर्जी बैक्टीरिया को नहीं मिलेगी, एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगी। इससे आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को काफ़ी देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों वेजिटेबल्स के हवाले से बात कीजिए, मीट के हवाले से बात कीजिए तो आपने ऐसे करना, उनको -10 से लेकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो बैक्टीरियल इनएक्टिवेशन हो जाएगी, एंजाइम्स इनएक्टिवेशन होने की वजह से, और फिर प्यारे बच्चों उनको लिक्विड मिलेगा ही नहीं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड की प्रिजर्वेशन ऐसे भी हो सकती है। फिर फूड की प्रिजर्वेशन कैसे होगी, हम कहते बाय इंक्रीजिंग और एडिंग सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की एडिशन की वजह से क्या होगा,
वाटर अवेलेबिलिटी बैक्टीरिया को बहुत कम हो जाएगी, और वाटर अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाए तो फिर बैक्टीरियल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो वाटर की प्रेजेंस के अंदर होते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो केमिकल प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे, फिर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकेगी और बैक्टीरियल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती है। उससे आप काफ़ी देर तक प्रिजर्व कर सकेंगे वेजिटेबल्स को, मीट को। फिर पिकल्स के हवाले से बात होती है, जैम जेली के हवाले से बात होती है। इनकी प्रिजर्वेशन इन डिफरेंट मेथड से हो सकती है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने की खातिर आप पास्चराइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो सारे मेथड्स थे जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के हवाले से थे। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।